तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है, और ये यूनिट है क्या? केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन। आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, और ये टॉपिक है हमारा क्या? अनुनाद। ओके। तो देखो बच्चों, अनुनाद क्या है और इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और अनुनाद द्वारा अणु के स्थायित्व को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इन्हीं पॉइंट्स को हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अनुनाद का यौगिक के भौतिक गुणों, उनके रासायनिक गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अनुनाद प्रभाव में डिस्कस करेंगे। ओके। तो यहाँ पर हम केवल अनुनाद क्या है, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और अणु की स्थायित्व, उसकी संरचना और उसके स्थायित्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसको डिफाइन करें, अनुनाद क्या है। तो देखो, अनुनाद मतलब है कि अणु के एक से ज्यादा संरचना सूत्र जो केवल इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था के कारण अलग अलग होते हैं। मीन्स उसमें जो परमाणु हैं या समूह हैं, वो अपना स्थान नहीं बदलेंगे, त्रिविम में उनकी व्यवस्था वही रहेगी। केवल उनमें जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो दुर्बल रूप से बंधित इलेक्ट्रॉन है, जैसे पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर, तो वो अपना स्थान बदलते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था के कारण जब अलग अलग व्यवस्थाएं ग्रहण करता है इलेक्ट्रॉन, तो अणु के एक से ज्यादा संरचना सूत्र बनते हैं जो ऊर्जा में लगभग समान होते हैं। तो इन रूपों को ही बोलते हैं अनुनादी रूप। और इस तरह से इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था बदलने के कारण अणु के एक से ज्यादा संरचना सूत्र बनना, यही क्या कहलाता है? अनुनाद। तो यही लिखा है कि अणु के एक से ज्यादा संरचना सूत्र जो केवल इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था के कारण अलग अलग होते हैं तथा इनकी ऊर्जा लगभग समान होती है, तो इन रूपों को बोलते हैं अनुनादी रूप। और इस घटना को बोला गया है अनुनाद। अणु की जो वास्तविक संरचना है, समझ गए ना, वो इन्हीं अनुनादी रूपों का संकर होती है। मतलब हम वो अनुनादी संकर को केवल सोच सकते हैं, उसका परफेक्ट एब्सलूट डायग्राम नहीं बना सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लगातार घूमते रहते हैं। और हम जानते हैं हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार कि अगर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा हो तो आप उसकी स्थिति नहीं बता सकते। तो ऐसे में अणु का जो अनुनादी संकर है, उसमें इलेक्ट्रॉन लगातार अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं, और इस तरह से एक हाइब्रिड रूप बनता है, संकृत रूप। इसी को बोला गया है अनुनाद संकर, जो अणु का वास्तविक स्वरूप है। अभी का एग्जाम्पल से समझे, जैसे बेंजीन है। ठीक है, तो बेंजीन में आप देखोगे कि बेंजीन की दो संरचनाएं दी हैं कैकुले ने, और ये दोनों जो है संरचनाएं केवल पाई बंध की व्यवस्था के कारण अलग है। आप देख रहे हैं कि पाई बंध इस तरह से यहां पर है, अल्टरनेट फिर इस तरह से व्यवस्थित हो गए। तो ये दो रूप जो है अनुनाद रूप है। तो बेंजीन की वास्तविक संरचना ना तो पहला अनुनाद रूप है ना दूसरा। अब ये पाई बंध लगातार तेजी से घूमते रहेंगे, तो अणु में पाई बंध की फिक्स पोजीशन नहीं होगी, मतलब एक प्रकार की रिंग सी बनी दिखेगी। और ये जो रूप बना बेंजीन का, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन अपनी पोजीशन नहीं बदल रहे हैं, केवल पाई बंध अपनी पोजीशन बदल रहे हैं, तो इस तरह से ये दोनों रूपों का जो संकर बना है, ये है अनुनाद संकर। यही वास्तविक रूप है। मतलब अगर हम बेंजीन की वास्तविक संरचना की बात करें, ठीक है, तो यही होगा। और ये केवल काल्पनिक है। समझ गए ना? काल्पनिक का मतलब है कि केवल सोचे गए संरचनाएं हैं नियम के अनुसार। ये है काल्पनिक रूप, इमेजिनरी। केवल हम ये है कि ऐसा होता है बेंजीन में, लेकिन हम जानते हैं कि परमाणु इलेक्ट्रॉन की कोई फिक्स पोजीशन तो है नहीं। तो आप ये पाई बॉन्ड की लोकलाइज्ड पोजीशन, स्थिर मतलब एक फिक्स स्थिति तो व्यक्त नहीं कर सकते। तो ये माना गया कि बेंजीन में पाई बंध लगातार इस तरह घूमते रहते हैं, और ये दो अनुनादी रूप बनते हैं। तो यहां तक बात क्लियर है। अब हम आते हैं अनुनाद के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स, कि हमें अनुनाद में क्या क्या ध्यान रखना है। तो ध्यान रखें, अणु का वह भाग जो अनुनाद दर्शाता है
वह समतलीय होता है, अर्थात परमाणविक कक्षक एक ही तल में होते हैं। बात समझ गए ना। अनुनाद बच्चों केवल अणु में तभी संभव है जिसमें कि जो भाग अनुनाद दर्शाता है वो उसके सारे परमाणु, उसके सारे कक्षक एक ही तल में होने चाहिए, क्योंकि अनुनाद के दौरान इलेक्ट्रॉन अभ्र एक कक्षक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में घूमता है। तो ये अभ्र तभी घूम सकता है एक कक्षक से दूसरे में जब सारे कक्षक, परमाणुवीय कक्षक जो है एक ही तल में हो। जैसे बेंजीन में ये क्लाउड पूरा इस तरह से 6 के 6 पी कक्षक एक तल में होते हैं, तभी अनुनाद संभव है। आप जब एक SIR इफेक्ट पढ़ोगे, स्टेरिक इनहेबिशन इन रेजोनेंस, तो उसमें बोला गया कि अगर बड़े बड़े परमाणु या समूह एक दूसरे में त्रिविम बाधा उत्पन्न करते हैं तो ऐसे में आणविक तल या उससे जुड़े हुए समूह तल के ऊपर या नीचे की तरफ झुक जाते हैं और अणु में अनुनाद प्रभाव समाप्त हो जाता है, जिसके कारण जो ग्रुप जुड़े होते हैं, जैसे बेंजीन रिंग में ऑर्थो पोजीशन में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग, तो फिर वो अपना जो है अनुनाद प्रभाव नहीं दर्शाते, केवल इंडक्टिव इफेक्ट ही काम करता है। तो जरूरी है कि अनुनाद अणु में तभी होगा जब अणु के वो परमाणु या वो तल, वह भाग जो कि अनुनाद दर्शा रहा है एक ही तल में होना चाहिए, उससे जुड़े कक्षक तल में होने चाहिए। असमतलीय जो अणु होते हैं उनमें अनुनाद संभव नहीं है, भले उसमें कॉन्जुगेशन में पाई बॉन्ड हो। और अनुनाद के लिए जरूरी है कि अणु में पाई बंध या लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज, ये क्या होने चाहिए, संयुग्मन में। और मैं यही लिख दूं, तथा पाई बंध, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज आदि संयुग्मन में होने चाहिए। सबसे बड़ी शर्त है बच्चों अनुनाद के लिए कि एक तो अणु असंतृप्त हो, बिल्कुल संतृप्त अणुओं में अनुनाद संभव नहीं है। ये पॉइंट मैं लास्ट में लिख दूंगा कि अणु में जो पाई बंध है, सिग्मा बंध है, पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, संयुग्मन में हो, मतलब बराबर होने चाहिए। तथा यहाँ पर एक पॉइंट और हम जोड़ देते हैं, ठीक है, कि अणु में क्या जरूरी है अनुनाद के लिए, ये आता है क्वेश्चन। तो अगर हम इसी में देखें कि अनुनाद के लिए अणु असंतृप्त, ठीक है, संयुग्मित पाई इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, लोन पेयर, ठीक है, होने चाहिए। अर्थात हम ये कह सकते हैं, अर्थात संतृप्त अणु में अनुनाद नहीं होगा। तो सबसे बड़ी शर्त है बच्चों की अणु असंतृप्त हो, संयुग्मित पाई इलेक्ट्रॉन हो या लोन पेयर हो या पॉजिटिव, तभी अणु में क्या होगा, अनुनाद। अणु संतृप्त है तो उसमें अनुनाद नहीं होगा। होगी बात समझ में आ गई। फिर है अणु के बंधी और अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म विभिन्न अनुनादी रूपों में बराबर होने चाहिए। मतलब है कि जैसे आप देख रहे हैं कि ये है, इसमें अगर आप लोन पेयर देखें तो कुल मिला के 3 3 6 2 8 है ना। बॉन्ड पेयर अगर आप देखें तो बॉन्ड पेयर है आपके पास 8, 4 बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है 3, पाई बॉन्ड है 1। तो सारे अणु में या अनुनादी रूपों में, जितने ये अनुनादी रूप बने हुए हैं सब में लोन पेयर 8 होने चाहिए, बॉन्ड पेयर 8 होने चाहिए, सिग्मा बॉन्ड इतने ही होने चाहिए, पाई बॉन्ड। तो इस तरह से अणु में ये तभी पॉसिबल है। फिर आता है अनुनादी रूप का स्थायित्व जितना अधिक होगा वह अनुनाद संकर में उतना ही अधिक सहभागी होगा। ध्यान रखें, जो रूप सबसे ज्यादा स्थायी होते हैं वो अनुनाद संकर के निर्माण में सबसे ज्यादा सहभागी होते हैं।
और जो रूप बिल्कुल संरचना में और ऊर्जा में बिल्कुल समान होते हैं तो उनको बोला गया है तुल्य रूप। तो सबसे ज्यादा जो ये तुल्य रूप है, तो सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है, सहभाजन है अनुनाद संकर के निर्माण में, वो है सबसे ज्यादा स्थायी और तुल्य रूपों का। जैसे हम ये कहें कि ये बना है किसके, तीन स्वरूप कार्बोनेट ग्रुप के, तो यही मिलके ये तीनों तुल्य रूप है क्योंकि इनकी ऊर्जाएं बिल्कुल समान है। और जो संकर बनेगा वो इन्हीं संरचनाओं का ही संकर होगा, कोई अदर स्ट्रक्चर से नहीं मिलेगा। मतलब तुल्य रूप जो अनुनाद संकर से मिलता है वही तुल्य रूप कहलाते हैं। ठीक है, अनुनाद रूप केवल काल्पनिक होते हैं, केवल अनुनाद संकर ही अस्तित्व में होता है। एक बात ध्यान रखें कि अनुनादी रूप जो है हम बनाते हैं वो केवल सैद्धांतिक हैं। सैद्धांत मतलब बॉन्डिंग के कि सहभाजन हो रहा है, ये है बंध बनेंगे इतने पाई, तो वो एक काल्पनिक रूप है। एक्चुअल में अणु का जो वास्तविक रूप है वो अनुनाद संकर है, जिसे हम केवल सोच सकते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन इस तरह लगातार घूम रहे हैं और ये रूप होंगे। फिर आता है अणु के सबसे स्थायी रूप की संभवन ऊष्मा एवं अनुनाद संकर की संभवन ऊष्मा का अंतर अनुनाद ऊर्जा कहलाता है। बात समझ गए बच्चों कि अणु का जो सबसे स्थायी अनुनाद रूप है उसकी संभवन ऊष्मा, और जो अनुनाद संकर है उसकी संभवन ऊष्मा का मतलब अणु की वास्तविक संभवन ऊष्मा जो प्रैक्टिकली निकाली जाए वो, और अणु की कैलकुलेटेड मतलब सैद्धांतिक रूप से जो अनुनाद ऊर्जा निकाली जाए संभवन ऊर्जा वो, तो इनके डिफरेंस से निकलती है अनुनाद ऊर्जा। मतलब अनुनाद रूप की संभवन ऊर्जा स्थायी, ठीक है, स्थायी अनुनाद रूप की संभवन ऊर्जा माइनस अनुनाद संकर की संभवन ऊर्जा, या हम ये कह सकते हैं अणु की परिकलित संभवन ऊर्जा माइनस अणु की, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल या प्रायोगिक संभवन ऊर्जा। मतलब ये कहलाएगी परिकलित, ठीक है, परिकलित संभवन ऊर्जा मतलब है नियम से लगाई गई, और ये है प्रायोगिक संभवन ऊष्मा। तो ध्यान रखें कि जो प्रायोगिक होगी वो वास्तविक बताएगी कि अणु का जो वास्तविक स्वरूप है उसकी संभवन ऊष्मा कितनी है, और परिकलित ये बताएगा कि अणु में इतने बंध है, इतने पाई बंध है, ये है तो इतनी ऊर्जा होगी। तो इनका डिफरेंस अनुनाद ऊर्जा है। इसके अलावा हम एक फॉर्मूला और है अनुनाद ऊर्जा का, वास्तविक हाइड्रोजनीकरण एंथैल्पी माइनस परिकलित हाइड्रोजनीकरण एंथैल्पी, कि अणु की जो वास्तविक हाइड्रोजनीकरण एंथैल्पी है वो कितनी है, उसमें से हम किसको माइनस कर दें, परिकलित हाइड्रोजन एंथैल्पी। देखो बच्चों, अगर हम इनके साइन का यूज कर रहे हैं तब वास्तविक हाइड्रोजनीकरण एंथैल्पी, क्योंकि हाइड्रोजनीकरण एंथैल्पी ऋणात्मक होती है, और इस तरह से तो हम वास्तविक हाइड्रोजनीकरण एंथैल्पी से परिकलित हाइड्रोजनीकरण एंथैल्पी घटाएंगे अगर हम हाइड्रोजनीकरण एंथैल्पी का साइन लेके यूज कर रहे हैं और केवल मैग्नीट्यूड ले लें। मैग्नीट्यूड का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू, तो परिकलित हाइड्रोजनीकरण एंथैल्पी में से वास्तविक हाइड्रोजनीकरण एंथैल्पी माइनस कर दो, जैसे यहां पर है। यहां पर केवल और केवल परिकलित संभवन ऊर्जा न्यूमेरिकली ली गई है और उसमें से प्रायोगिक संभवन ऊर्जा घटा दी गई है। चूंकि प्रायोगिक कम होगी और परिकलित ज्यादा होगी इसलिए अनुनादी ऊर्जा पॉजिटिव आएगी। बिल्कुल ऐसा ही इसमें होगा, अगर आप परिकलित हाइड्रोजनीकरण एंथैल्पी लेंगे तो वो ज्यादा आएगी, और वास्तविक हाइड्रोजनीकरण एंथैल्पी लेंगे तो वो कम आएगी। क्यों? क्योंकि अनुनाद के कारण अणु में जो है बंध की लगातार स्थिति बदलने से और थोड़ा सा स्थायित्व ज्यादा बढ़ जाता है, और अणु जितना ज्यादा स्थायी होगा उसकी हाइड्रोजनीकरण एंथैल्पी उतनी ही कम होगी। तो इस तरह से अगर हम साइन का यूज कर रहे हैं तो हमें यही फॉर्मूला यूज करना है। जैसे साइक्लोहेक्सीन की हाइड्रोजनीकरण एंथैल्पी है -119.5 किलोजूल पर मोल, तथा बेंजीन की हाइड्रोजनीकरण एंथैल्पी है -208.1 किलोजूल पर मोल। तो बेंजीन की अनुनादी ऊर्जा क्या होगी? तो देखो बच्चों, बेंजीन में होते हैं 3 बंध, ठीक है, पाई बंध। तो ये पाई बंध में से वो ये कह रहा है कि अगर एक
पाई बंध का बिल्कुल पृथक रूप से हाइड्रोजनीकरण कराया जाए, मतलब वो जब बिल्कुल लोकेलाइज्ड हो, फिक्स हो अपनी पोजीशन में, जैसे साइक्लोहेक्सीन में फिक्स होता है, तो अगर हम बेंजीन के एक पाई बंध जो कि फिक्स है उसका हाइड्रोजनीकरण करें तो ये बॉन्ड इतनी एनर्जी देगा 119.5 किलो जूल हाइड्रोजनीकरण इंथैल्पी। तो इसका मतलब है कि तीन बंधों का बेंजीन में हाइड्रोजनीकरण किया जाए तो जो परिकलित हाइड्रोजनीकरण इंथैल्पी है वो हो जाएगी 3 × -119.5। और जब बेंजीन का प्रायोगिक रूप से हाइड्रोजनीकरण किया जाता है वास्तविक रूप से, तो वो ऊर्जा निकल रही है -208.1। तो इसका मतलब है कि रेजोनेंस एनर्जी जब हम निकालेंगे तो वास्तविक जो है बेंजीन की, उसमें से किसको माइनस कर दें हम, परिकलित हाइड्रोजनीकरण इंथैल्पी, तो ये आ गई 150.4 किलो जूल पर मोल। इस तरह से हम बेंजीन की रेजोनेंस एंथैल्पी किससे निकाल सकते हैं, हाइड्रोजनीकरण से निकाल सकते हैं। इसके अलावा और भी कई हैं, जैसे बॉन्ड एनर्जी के बेस पर पहले हम बेंजीन की संवहन ऊष्मा निकाल लें, ठीक है, और उस परिकलित बॉन्ड एनर्जी में से बेंजीन की संवहन ऊष्मा प्रायोगिक रूप से जो निकाली गई है उसको घटा दें तो भी अनुनादी ऊर्जा निकल आएगी। तो बहुत सारे फॉर्मूले दिए गए हैं, मतलब अगर हम अनुनाद ऊर्जा बंध ऊर्जा के माध्यम से निकालें तो बेंजीन की परिकलित, ठीक है, बंध ऊर्जा मतलब है कि गणितीय रूप से निकाली गई बंध ऊर्जा के आधार पर संभवन ऊर्जा ले लें माइनस बेंजीन की प्रायोगिक संभवन ऊर्जा, तो भी बिल्कुल सेम रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। बात क्लियर है? तो इस तरह से अगर हमें अनुनाद रूप की संभवन ऊर्जा पता है, अनुनाद संकर की संभवन ऊर्जा पता है, तो हम इससे भी निकाल सकते हैं। और ये संभवन ऊर्जा हाइड्रोजनीकरण के माध्यम से भी निकाली जा सकती है, ठीक है, बंध ऊर्जा के आधार पर भी निकाली जा सकती है, इस तरह। और ध्यान रखें जैसे कुछ अणुओं की मैंने यहाँ पर बंध ऊर्जा लिखी है, जैसे ये है बेंजीन, ये है क्या बच्चों, फ्यूरेन, है ना, ये है थायोल, नहीं सॉरी पायरोल, और ये है थाइमीन, सॉरी, ठीक है। तो ये होगा फ्यूरेन, पायरोल, थायोफीन, ये है क्या, थायोफीन, जिनकी ये है अनुनादी ऊर्जा है। तो ध्यान रखें कि अणु का स्थायित्व समानुपाती है अनुनाद ऊर्जा। बात समझ के ना, अणु का स्थायित्व समानुपाती होता है अनुनाद ऊर्जा। तो सबसे ज्यादा अनुनाद ऊर्जा बेंजीन की दिख रही है, मतलब बेंजीन सबसे ज्यादा स्थायी होगा। फिर थायोफीन 29 किलो कैलोरी पर मोल की है। फिर थर्ड वाले में आ जाए, पायरोल की है, और सबसे कम फ्यूरेन की। एक्चुअली क्या है, फ्यूरेन में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन जल्दी कॉन्जुगेशन नहीं करता, अधिक ऋण विद्युता के कारण। जबकि जो सल्फर है ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन के माध्यम से अनुनाद दर्शाता है, और इसके अलावा डी क्यूबिकेंट ऑर्बिटल के थ्रू भी अनुनाद दर्शा सकता है। तो इस तरह से ऊर्जा अलग अलग दिख रही है और इनका स्थायित्व हम इस आधार पर पहचान सकते हैं। फिर आता है कि अगर आपको अनुनाद संकर बना है और उसका बंध क्रम पूछ लिया गया हो, तो अनुनाद संकर का बंध क्रम निकालना है तो अनुनाद में भाग लेने वाले बंधों की संख्या, मतलब सीधा सीधा है अणु या आयन के बंधों की संख्या बटा सिग्मा बंधों की संख्या। इससे आप उस अनुनाद संकर में बंध क्रम निकाल सकते हैं। इसके अलावा अनुनाद संकर के आयन का औसत आवेश निकालना हो, औपचारिक आवेश या औसत आवेश, तो आवेश की संख्या अपॉन में आवेश वितरण के परमाणुओं की संख्या, कि किन परमाणुओं में आवेश का वितरण हो रहा है। जैसे बेंजीन है तो हमें बेंजीन का बंध क्रम निकालना है, तो हम देखेंगे कि बेंजीन में जो अनुनाद में भाग ले रहे हैं वो 6 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड भाग ले रहे हैं। तो कुल बंध हो गए अनुनाद में भाग लेने वाले 9, और इसमें सिग्मा बंधों की संख्या है 6, तो ये हो गया 1.5, जो कि ना तो डबल बॉन्ड के बराबर है ना सिंगल। तो बेंजीन का जो बंध क्रम है वो है 1.5, मतलब यहाँ जो ये बंध दिख रहा है ये होगा 1.5 का बंध क्रम, मतलब 2 कार्बन परमाणु 1.5 बंध द्वारा जुड़े। ठीक इसी तरह से अगर हम कार्बोनेट ग्रुप का निकालें बंध क्रम, तो इसमें 4 बंध हैं जो अनुनाद दर्शा रहे हैं, और 3 जो हैं इसमें सिग्मा बंध है, इसलिए इसका हो गया 1.33।
और औपचारिक आवेश अगर आप निकालोगे ऑक्सीजन का तो हो जाएगा 2 आवेश है ऋण आवेश और 3 ऑक्सीजन परमाणुओं में बट रहा है, तो औपचारिक आवेश या औसत आवेश पर ऑक्सीजन का होगा -2/3। ठीक इसी तरह से ये है परक्लोरेट आयन। तो इस तरह से इसमें देखें आप तो टोटल 7 बंध हैं जो अनुनाद दर्शा रहे हैं, जिनमें से 4 सिग्मा बंध हैं। तो ये आ गया 1.75 इसका बॉन्ड ऑर्डर। और जो एवरेज चार्ज आएगा, एक ऋण आवेश 4 ऑक्सीजन में बट रहा है, इसीलिए इसका जो ऋण आवेश आया -0.25। मतलब यहाँ का जो बॉन्ड ऑर्डर है ये है 1.75, जो कि 2 से थोड़ा सा कम है। ऐसे फॉस्फेट का निकाल सकते हैं, 5 बंध हैं अनुनाद में, 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1.25 एवरेज चार्ज निकालोगे, 3 माइनस 4 ऑक्सीजन में बट रहा है, तो पर ऑक्सीजन में जो माइनस चार्ज बचा -0.75। ध्यान रखें निगेटिव चार्ज जितना कम, औसत जो एवरेज चार्ज है, औसत चार्ज है पर एटम का जितना कम होगा वो अनुनादी रूप उतना ही ज्यादा स्थायी होगा। ठीक है, फिर आता है अनुनादी रूपों का स्थायित्व। तो देखो एक तो स्थायित्व इस बेस पे भी देख सकते हैं और एक संरचना के बेस पे। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। पहला तो एक इस तरह से अनुनादी रूप का स्थायित्व, एक तो ये फॉर्मूला पहले बता दूं, समानुपाती बंधों की संख्या। देखो बंधों की संख्या मतलब जैसे SO3 के 2 अनुनादी रूप बना दिए जाए, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड वाला और एक इस तरह से सिग्मा या पाई बॉन्ड वाला, तो ये ज्यादा स्थायी है। क्यों? क्योंकि इसमें 6 बॉन्ड है, इसमें 3 है। तो जितने ज्यादा अणु में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या होगी, अणु उतना ही ज्यादा स्थायी होगा या आयन उतना ही ज्यादा स्थायी होगा। फिर भी अगर आपको एक ही अणु की कई संरचना सूत्र बने हों और उनको कंपेयर करना है कि कौन ज्यादा स्थायी है कौन कम, तो अनुनादी रूपों के स्थायित्व का क्रम देखना है तो पहले अणु ऐसा देखना है जिसमें सभी परमाणुओं का अष्टक या फिर हाइड्रोजन है तो उसका जो है डबलेट द्विलक जो है पूर्ण हो या इसका अष्टक पूर्ण हो, और कोई भी औपचारिक आवेश किसी आयन में या किसी परमाणु में नहीं लगाया गया हो, तो वो सबसे ज्यादा स्थायी होगा। मतलब अष्टक पूर्ण होना चाहिए, जैसे इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, कोई आवेश नहीं है, फॉर्मिक एसिड है, तो ये सबसे ज्यादा स्थायी है। फिर दूसरा है कि अष्टक पूर्ण हो किंतु आवेश युक्त परमाणु, आवेश किंतु औपचारिक आवेश युक्त परमाणु हो। मतलब है कि सबका अष्टक पूर्ण हो, भले आवेश किसी भी परमाणु पे लगा हो, अधिक ऋण विद्युति पर या कम ऋण विद्युति से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब सब परमाणुओं का अगर अष्टक पूर्ण है और आवेश भी है तो वो दूसरे नंबर में स्थायित्व रखेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि ये है फॉर्मेट आयन का एक अनुनादी रूप दूसरा, जिसमें सबका अष्टक पूर्ण है। 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो रहे हैं, तो दूसरे नंबर में इसका स्थायित्व आएगा। बात समझ गए ना? तो इस तरह से दूसरा स्थायित्व इसमें देखना है। तीसरा है कि अगर अष्टक अपूर्ण है लेकिन धनावेश कम ऋण विद्युति परमाणु में दिख रहा है तो वो ज्यादा स्थायी होगा। देन अष्टक अपूर्ण है लेकिन धनावेश अधिक ऋण विद्युति परमाणु में। बात समझ गए ना कि अष्टक अगर अपूर्ण है लेकिन धनावेश कम ऋण विद्युति परमाणु में है तो वो ज्यादा स्थायी होगा, लेकिन अगर अष्टक अपूर्ण है और धनावेश अधिक ऋण विद्युति परमाणु है तो वो कम स्थायी होगा। और अगर समान आवेश निकटवर्ती परमाणुओं में आ जाए तो वो सबसे ज्यादा अस्थायी रूप होगा, मतलब सबसे कम स्थायी रूप। अब देखो जैसे फॉर्मिक एसिड का ये एक स्ट्रक्चर बना, इसमें सबका अष्टक पूर्ण है लेकिन किसी में कोई आवेश नहीं लगाया मैंने, ये अणु में नहीं लगाया गया, तो ये सबसे स्थायी रूप है। फिर यहाँ पर ध्यान रखें अगर सब परमाणुओं के अष्टक पूर्ण है तो आवेश से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और इस तरह से चाहे वो ऋण आवेश अधिक ऋण विद्युति पे लगा हो या फिर ऋण आवेश कम ऋण विद्युति पे लगा हो या धनावेश अधिक ऋण विद्युति पे लगा हो, वो स्थायी होगा। लेकिन अगर आपको अष्टक, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि सब ऑक्सीजन और कार्बन के अष्टक पूर्ण है। फिर यहाँ आ जाए एक ये अनुनादी रूप है, तो इस अनुनादी रूप में कार्बन का अष्टक अपूर्ण है, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, जबकि यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन धनावेश कार्बन में है देन ऑक्सीजन के, तो इसलिए ज्यादा स्थायी होगा। लेकिन अगर हम ऐसा कर दें
कि कार्बन में ऋणावेश और ऑक्सीजन में धनावेश लगा दें तो ये रूप कम स्थायी होगा, क्योंकि ऑक्सीजन अधिक ऋण विद्युतीय है और वो धनावेश को स्थायी नहीं बना सकता। तो इस तरह से हम अलग अलग अगर अणु के संरचना सूत्र बने हैं तो उनमें कौन सा अनुनादी रूप ज्यादा स्थायी होगा, वो इतना सा ध्यान रखना है। ऐसे ये लिखा है फॉर्मलाइन कि कार्बन में धनावेश है, लेकिन जब ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दे दिया, कार्बन का भी अष्टक पूर्ण हो गया और इसका तो है ही, मतलब यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो दोनों के अष्टक पूर्ण हो गए। भले ऑक्सीजन में धनावेश है लेकिन अष्टक पूर्ण है, इसलिए स्थायी ये रूप होगा दूसरा। इसी तरह है, ये है नाइट्रस ऑक्साइड का एक अनुवादी रूप ए, जिसमें लोन पेयर दिया है नाइट्रोजन ऑक्सीजन में, फिर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, ये पाई बॉन्ड यहां मैंने खिसका दिया है ना। तो अब ये दो रूप में कौन ज्यादा स्थायी होगा, तो यहां देखो ऑक्सीजन में ऋणावेश और नाइट्रोजन में धनावेश है। यहां पर अगर हम आ जाए तो नाइट्रोजन में धनावेश और नाइट्रोजन में ही ऋणावेश है, तो नाइट्रोजन में ऋणावेश उतना स्थायी नहीं है जितना ऑक्सीजन का है, इसीलिए यहां पर अगर हम देखें तो पहला रूप ज्यादा स्थायी है देन दूसरा। लेकिन अगर हम तीसरे की बात करें तो ये अनुनादी रूप संभव नहीं है, क्योंकि इसमें जो धनावेश है दो निकटवर्ती परमाणुओं में आ गया, इसलिए ये रूप स्थायी नहीं होगा। तो N2O के जो अनुनाद रूप है वो दो रूप ही होंगे। ठीक इसी तरह से मान लो ये ऑक्सीजन है ना, और इसकी निकटवर्ती स्थिति में पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर ये अपना लोन पेयर यहाँ दे दे तो ये ज्यादा स्थायी होगा, तो ये इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा स्थायी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अष्टक पूर्ण नहीं था लेकिन यहाँ पर अष्टक पूर्ण हो गया। ठीक इसी तरह से फिनॉक्साइड आयन में ऑक्सीजन में अगर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ कार्बन में आ गया है तो ये वाला रूप ज्यादा स्थायी है देन कार्बन में आ जाएगा। ओके, अनुनादी, और मैंने एक बताई दी है कि अनुनादी रूपों का स्थायित्व देखना है तो बंधों की संख्या देखें, जितनी ज्यादा बंधों की संख्या अनुनादी रूप का स्थायित्व उतना ही अधिक है। तो देखो बच्चों, जो केमिकल बॉन्डिंग है यहाँ पर अनुनाद इतना ही अभी जरूरी है। अनुनाद एक बहुत बड़ी धारणा है और अणु के बहुत सारी, आप जब देखोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म है, कार्ब कैटाइन, कार्बेनाइन, मुक्त मूलक, इनका स्थायित्व बताना है तो हमें अनुनाद का सहारा लेना होगा। तो वहां पर अनुनाद को बहुत ही डिटेल में स्पष्ट करूंगा मैं, और अगर आपको इंग्लिश में देखना है तो इसका ऑलरेडी मैं कर चुका हूं, जनरल जीओसी में जाए वहां पर आपको मिल जाएगा पूरा डिटेल में। ठीक है, फिर ये तो हो गया हमारा अनुनाद। अब एक टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं और ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। छोटा सा टॉपिक है, बाकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या इंपॉर्टेंस है ये कई जगह दिखेगा आपको, यहाँ जितना जरूरी है उतना मैंने स्पष्ट कर दिया है। देखो, हाइड्रोजन बंध एक द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण है, बस अंतर इतना है कि इस द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण में जो धनावेशित सिरा होता है वो हाइड्रोजन होता है, और जो ऋणावेशित सिरा होता है वो नाइट्रोजन होना चाहिए, ऑक्सीजन या फ्लोरीन या क्लोरीन, इस तरह का। तो प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु जैसे कि NOF, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन से संलग्न हाइड्रोजन एवं प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन या पाई बंध अभ्र के मध्य का द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण ही क्या है? हाइड्रोजन बंध। मतलब हाइड्रोजन बंध एक द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण अंतर आणविक बल है, लेकिन सभी अंतर आणविक बल द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण हाइड्रोजन बंध हो ये जरूरी नहीं। तो इस तरह से एक ऐसा द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण जिसका एक सिरा हाइड्रोजन और दूसरा सिरा जो धनावेशित सिरा है द्विध्रुवीय अणु का वो हाइड्रोजन होना चाहिए, और दूसरा सिरा NOFCl इस तरह का हो, तो यहां पर एक प्रकार का जो आकर्षण बल लगता है द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण, वही है हाइड्रोजन बंध। जैसे जल में चले जाए तो जल में आप देखोगे कि ऑक्सीजन में आंशिक ऋणावेश और हाइड्रोजन में आंशिक धनावेश है। तो इस तरह से जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक अलग अलग अणुओं के एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो इनके बीच में एक स्थिर विद्युत आकर्षण या द्विध्रुव आकर्षण काम करता है, और यही है हाइड्रोजन बंध। तो जल के अणुओं का संगुणन का आधार है हाइड्रोजन बंध। अगर हाइड्रोजन बंध नहीं होता जल में तो इसकी लिक्विड स्टेट नहीं होती। तो जल की द्रवावस्था का आधार है हाइड्रोजन बंध। और वैसे भी बता दूं, कार्बनिक हो या अकार्बनिक अणु अगर वो द्रव अवस्था में मिल रहे हैं तो उसका आधार है उनमें हाइड्रोजन बंध। फिर इसके दो प्रकार होते हैं, अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध और अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध।
अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध मतलब समान या असमान अणुओं के मध्य का हाइड्रोजन बंध को बोलते हैं अंतराण्विक बंध। ठीक है, कि जो एक ही यौगिक हो या अलग अलग यौगिक हो, उनके अणुओं के बीच में अगर हाइड्रोजन बंध बन रहा है तो वो है अंतराण्विक बंध। इसमें अणुओं का संगुणन हो जाता है, जिससे यौगिक के अंतराण्विक गुण जैसे श्यानता, पृष्ठ तनाव, गलनांक, क्वथनांक, अपवर्तनांक आदि के मान उच्च हो जाते हैं। समझिए ना कि ऐसे भौतिक गुण जो अणुओं के अंतर आणविक आकर्षण से संबंधित हैं, उनके मान उच्च हो जाते हैं, जैसे श्यानता उच्च हो जाना, जो ग्लिसरॉल है, इथाइलिन ग्लाइकोल है, सांद्र H2SO4 है, इनकी उच्च श्यानता का आधार ही क्या है? हाइड्रोजन बंध है ना। गलनांक, क्वथनांक उच्च होना, जल का क्वथनांक जो H2S से ज्यादा होने का रीजन यही है, हाइड्रोजन बंध है ना। तो ये मान उच्च हो जाते हैं क्योंकि अणु एक दूसरे से चिपक जाते हैं, जुड़ जाते हैं, श्रृंखला बना लेते हैं। जैसे जल, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ग्लिसरॉल, H2SO4, अगर इनमें हाइड्रोजन बंध मिल रहा है तो वो है अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध। इससे द्रव जो है ठीक हो जाते हैं, और जो पदार्थ है या कहें कि जो यौगिक है, यौगिक क्या हो जाएगा? यौगिक द्रवावस्था में होगा में एवं कम वाष्पशील होता है। इस तरह से मतलब जो यौगिक है वो द्रवावस्था में होगा और कम वाष्पशील होगा। और ये कुछ उदाहरण बताए हैं मैंने, जैसे अल्कोहल और जल को मिला दें तो यहां पर भी क्या है? अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध बनता है। दूसरा है अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध, मतलब जब एक ही अणु में उपस्थित हाइड्रोजन और अधिक ऋण विद्युतीय परमाणुओं के बीच में अगर हाइड्रोजन बंध बनता है तो हम उसे बोलेंगे अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। समझ गए ना कि एक ही अणु के परमाणुओं के मध्य का हाइड्रोजन बंध को बोला गया है अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। इसमें अणुओं के मध्य संगुणन नहीं होगा, क्योंकि अणु अपने ही परमाणुओं को बांध लेता है, जिससे उसका दूसरे अणु के साथ संबंध नहीं होगा। और अंतर आणविक गुणों के मान जो आपने ऊपर देखे हैं, गलनांक, क्वथनांक, पृष्ठ तनाव, श्यानता, इनके मान क्या होंगे? कम। और पदार्थ जो होगा, पदार्थ अधिक वाष्पशील होता है, क्योंकि अणु एक दूसरे से नहीं जुड़े, उनमें चैन नहीं मिलेगी, ऐसे में अणु एक लंबी श्रृंखला नहीं बनाएंगे, स्वतंत्र रहेंगे तो ज्यादा वाष्पशील होंगे। जैसे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में है, सैलिसल्डिहाइड में है, सैलिसिक एसिड भी होता है, उसमें भी मिलता है ये बॉन्ड, जैसे कि यहाँ पर OH है और यहाँ C डबल बॉन्ड OH है, तो यहाँ पर इस तरह से ये है सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, तो इस तरह के बंध मिलते हैं। और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, सैलिसिक एसिड, क्लोरल में ध्यान से देखें कि ऑक्सीजन का OH और यहाँ क्लोरीन आकर्षित कर रहा है ना। तो इस तरह से यहाँ पर भी हाइड्रोजन बंध होता है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल भाप आश्रित हो जाता है, किंतु पैरानाइट्रोफिनॉल भाप आश्रित नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ये जो लिखा है ये क्या है? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, इसमें अणु स्वतंत्र है, ये ज्यादा वाष्पशील है, मतलब ये क्या है? अधिक वाष्पशील। ठीक है, और ये क्या है? कम वाष्पशील। तो जैसे ही हम दोनों का मिक्सचर लेके गर्म करें तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल तो भाप बन के बाहर आ जाएगा, लेकिन पैरानाइट्रोफिनॉल इस तरह से भाप आश्रित नहीं होता। समझ गए ना? ये ऑब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी मेथड से इनको अलग भी किया जाता है, भाप आसवन विधि से। बात क्लियर है यहाँ तक? फिर हम आ जाते हैं हाइड्रोजन बंध की शक्ति के बारे में। इसमें काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर किसी यौगिक में हाइड्रोजन बंध की तुलना की गई हो शक्ति या सामर्थ्यता की, कि कहाँ सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, तो ये ध्यान रखें, हाइड्रोजन बंध की शक्ति पहला है ऋण विद्युताओं का अंतर, मतलब HF में H और F की ऋण विद्युता सबसे ज्यादा है, जबकि H2O में कम। अमोनिया में अगर हम इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बताएं हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए, तो लगभग इसकी 10 किलो कैलोरी पर मोल होती है, इसकी लगभग 7 किलो कैलोरी पर मोल के आसपास होती है वाटर में।
ठीक है, और इसकी लगभग 3.0 किलो कैलोरी पर मोल है। मतलब सबसे वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमोनिया में है और सबसे स्ट्रॉन्ग है HF में। और यही रीजन है कि HF इतना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड दर्शाता है कि H2F2 अस्तित्व में मिलता है, जबकि H2Cl2 इस तरह का नहीं होता। और अगर इसकी रिएक्शन KOH से करा दें तो एक KHF2 लवण बनता है। तो इस लवण का अस्तित्व है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि जो H2F2 है उनमें एक H दो फ्लोरीन के बीच में दृढ़ता से बंध जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, इसलिए वो न्यूट्रल नहीं होता। तो ये लवण बनना एक HF में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बताता है। तो पहला। दूसरा है कि यौगिकों के मध्य हाइड्रोजन बंध बन रहा हो, कि दो प्रकार के यौगिक लिए गए हों और उनके बीच में हाइड्रोजन बंध की शक्ति पूछी गई हो। तो हाइड्रोजन बंध की शक्ति समानुपाती है यौगिक की अम्लीयता या, ठीक है, दूसरे यौगिक की क्षारीयता। मतलब देखो ध्यान रखें, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो एक अणु जो अपना हाइड्रोजन देता है बॉन्डिंग के लिए, तो दूसरा परमाणु अपना लोन पेयर प्रोवाइड कराता है हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करने के लिए। तो यहां पर हम क्षारीयता देखेंगे और यहां पर हम क्या देखेंगे, अम्लीयता। तो जो यौगिक लिया गया है जिसमें हाइड्रोजन आकर्षित हो रहा है, जिसका धनावेशित सिरा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो धनावेशित सिरा है वो जिस यौगिक में है उसमें अम्लीयता देखनी है, और जो लोन पेयर दे रहा है मतलब हाइड्रोजन को आकर्षित करना है उसकी क्षारीयता देखनी है। मतलब आपको यहां पर ध्यान रखें कि अम्लीयता जो है, अम्लीयता किसकी देखनी है, हाइड्रोजन टर्मिनल वाले अणु, ठीक है। और क्षारीयता देखनी है आपको लोन पेयर, या हम ये कहें कि यहां पर हो जाएगा लोन पेयर डोनर एटम, मतलब है ऋणावेशित सिरा, ये है। तो जो अच्छा लोन पेयर डोनर होगा, जिसकी बेसिसिटी अच्छी होगी वो अच्छा लोन पेयर डोनर होगा, और जो जिसकी एसिडिटी ज्यादा होगी वो अच्छा अम्लीय होगा। और ऐसे में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यही बनेगा। तो अब देखो जैसे मैं यहाँ पर HF अम्लीयता को स्थिर कर दिया है, यहां पर क्या है, ये है अम्लीयता स्थिर है, ठीक है। और क्षारीयता बदल रही है, क्षारीयता परिवर्ती है। तो अगर आप यहां देखें क्षारीयता बदल रही है, तो सबसे ज्यादा क्षारीय है अमोनिया, उससे कम H2 और उससे कम है HF। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की ऋण विद्युता कम है, इसलिए अच्छा लोन पेयर डोनर है। ऑक्सीजन की थोड़ा ज्यादा हो जाती, थोड़ा कम प्रवृत्ति होगी लोन पेयर देने की, और फ्लोरीन बहुत ही ज्यादा ऋण विद्युती है, इसलिए इसकी प्रवृत्ति और भी क्या हो गई, कम हो गई। तो सबसे बेस्ट, मतलब एसिडिटी तो सब में एक सी है, तो सबसे बेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्ग जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो HF और अमोनिया के बीच में। इसलिए HB बॉन्ड की जो शक्ति है वो अगर आप देखें तो वो आपको दिख रहा है कि सबसे ज्यादा A में होगी, फिर B में और फिर C में। तो पहला समझ गए आप अच्छी तरह से, इस तरह से। तो अम्लीयता देखनी है हाइड्रोजन टर्मिनल के वाले अणु की, और क्षारीयता देखनी है जो लोन पेयर दे रहा है, मतलब जो ऋणावेशित सिरा है। ठीक इसी तरह से मैंने यहां पर क्षारीयता फिक्स कर दी और अम्लीयता बदल दी। तो क्षारीयता फिक्स है, तो जहां अम्लीयता सबसे ज्यादा है वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रांग होगी, मतलब HF की हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रांग होगी OH से, फिर इसी तरह से NH में और भी कम हो जाएगी। अब मान लिया जाए कि यहां पर इस तरह से, तो इसका मतलब है कि HF को अगर अमोनिया में रखा जाए तो सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, जबकि HF को आप वाटर में रखोगे तो उतनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। HF को HF में रखेंगे तो उतनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है जितनी की HF की अमोनिया के साथ। ठीक इसी तरह से यहाँ क्षारीयता स्थिर रख के आप देख रहे हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो HF बनाएगा और सबसे वीकेस्ट है NH। अब यदि अम्लीयता और क्षारीयता दोनों बदल रही हो तो पहले अम्लीयता को देखोगे फिर क्षारीयता। जैसे यहां है वाटर, यहां पर H अमोनिया के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, यहां पर ऑक्सीजन का लोन पेयर अमोनिया के NH से, और यहां का H यहां फ्लोरीन के लोन पेयर से। तो पहले हम अम्लीयता देखें, तो देखो यहां पर वाटर ने अपना H उठा के किसको दिया है, NH3 को। तो यहां H NH3 के साथ जुड़ रहा है और यहां H HF के साथ।
और यहाँ पर HF में एसिड और यहाँ अमोनिया। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक H है FH का और सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिक है अमोनिया। तो सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ही A। सबसे स्ट्रॉन्ग पहले एसिडिक देखें, फिर सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिक देखें। तो ए में होगी। फिर सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक और बेसिक में तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक जो है अमोनिया है, और इस तरह से H का जो बॉन्डिंग हो रही है वाटर की H की वो अमोनिया के साथ D, और यहां पर H F के साथ हो रही है, तो HF का लोन पेयर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए दूसरे नंबर पर जो स्ट्रॉन्गनेस आएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वो आएगी डी वाली। तीसरे नंबर में हम आ जाते हैं कि यहां पर ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया है अमोनिया को, H को, और यहां पर ठीक है जो H है वो किसके साथ जुड़ा दिख रहा है, आप देख रहे हैं कि यहां पर आप कंपेयर करें कि ऑक्सीजन का लोन पेयर NH के साथ जुड़ा रहा है, और यहां पर फ्लोरीन और किसका है वाटर का, हाँ ठीक है। तो पहले एसिडिटी देखेंगे, तो पहले हम वाटर की एसिडिटी H ज्यादा है और फ्लोरीन का लोन पेयर बेसिसिटी कम है, लेकिन हमें एसिडिटी को इंपॉर्टेंस देखना है, तो तीसरे नंबर में आ जाएगा B। और यहाँ एसिडिटी जो कि अमोनिया की सबसे कम है, इसीलिए सबसे वीकेस्ट जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो हो गई C। तो इस तरह से आपको डिसाइड करना है हाइड्रोजन बॉन्ड की। तो सबसे पहले एसिडिटी देखें, फिर बेसिसिटी। पहले एसिडिटी के बेस पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अरेंज कर दें, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड HF की और अमोनिया, तो ये हो गया। फिर दूसरे नंबर में अमोनिया और इसमें आ गए। फिर दूसरे नंबर में अब यहाँ पर बेसिसिटी के बेस पर देखें, ठीक है। तो ये है हमारा कुल मिला के बॉन्डिंग। फिर कुछ पॉइंट ये याद रखें, हाइड्रोजन बंध के कारण बर्फ का घनत्व कम होता है। कार्बनिक यौगिक जैसे अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, एमीन जल में मिले हैं क्योंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। तीसरा पॉइंट है कि H2F2 अस्तित्व रखता है। और हाइड्रोजन बंध की बात, ठीक इसी तरह इसका लवण भी जो है KHF2 भी अस्तित्व रखता है हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, ठीक है। CuSO4 इंटू 5H2O, इसमें पूछा जाता है कितने मॉलिक्यूल वाटर के हाइड्रोजन बॉन्डेड है, तो H2O होल 4 ये है, और यहाँ पर O माइनस और O माइनस, और यहाँ केवल एक वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डेड रहता है। और मैं बता दूं कि जैसे MgSO4 इंटू 7H2O, ठीक है, FeSO4 इंटू 7H2O, ZnSO4 इंटू 7H2O, इन सब में केवल एक H2O हाइड्रोजन बंधित है, ठीक है, बाकी उपसह संयोजित है। मतलब ये जो जल के अणु है ये है उपसह संयोजित, है ना। ठीक इसी तरह से एक क्वेश्चन और होता है कि C डबल, जैसे हम इसमें आ जाते हैं, एक होता है CH COOH CH और HOOC डबल बॉन्ड, ठीक है, COOH, ये है मैलिक एसिड और ये है फ्यूमेरिक एसिड। तो ये मोर एसिडिक होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये प्रोटॉन अगर निकल जाए, इसमें से H निकाल दोगे तो ये किलेशन कर लेगा, इस तरह से यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है ऐसे। तो इसके कारण ये ज़्यादा एसिडिक है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता, मतलब किलेशन नहीं करता। हम ये कहें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी लेकिन किलेशन नहीं होगा, इस तरह से। तो फॉर्मिक एसिड और मैलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड की एसिडिटी का रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बात क्लियर है अच्छी तरह से, इस तरह से। तो एक तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल KHF2 का अस्तित्व का रीजन हाइड्रोजन बंध की शक्ति, है ना। तो ये सब इसके रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। बाकी
जो भी और अदर जो हैं रिलेटेड पॉइंट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वो हम अलग से डिस्कस करें। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।